केरल में एक ऐसा हत्याकांड होता है जिसमें महिला की लाश एक प्लास्टिक के ड्रम में मिलती है। ये केस भारत के सबसे मुश्किल और पेचीदा केसों में से एक माना जाता है, जिसमें कत्ल से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन चर्चा की विषय रहा, क्योंकि इस केस में कोई भी सुराग था ही नहीं जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। तो ये केस कैसे सॉल्व हुआ, कातिल का पता कैसे लगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। ये कहानी केरल में हुए एक ऐसे हत्याकांड की है जिससे पूरा केरल सहम चुका था। दिन था 8 जनवरी 2018। केरल के एर्नाकुलम में कुंबलम के पास एक नदी के किनारे नीला ड्रम पड़ा हुआ था, जो कि कई महीनों से यूं ही वहां पर पड़ा हुआ था। लोगों ने उस ड्रम पर पहले तो गौर किया ही नहीं, लेकिन जब उससे बेहद गंदी दुर्गंध आने लगी तो वहां से आने जाने वाले लोगों का ध्यान उस पर जाने लगा। एक दिन वहां के कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना इस ड्रम को खोल कर देखा जाए, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इससे इतनी दुर्गंध आ रही है। लेकिन वे जैसे ही इस ड्रम के पास पहुंचे तो वह दुर्गंध और ज़्यादा आने लगी। उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये दुर्गंध किसी लाश की ही है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इस ड्रम को काटना शुरू किया। जैसे ही ड्रम को काटा गया तो देखा कि उसमें कंक्रीट और ईंटें भरी हुई थीं। पुलिस ने फिर लोहे की रॉड से उसे तोड़ा तो देखा कि उसमें इंसानी कंकाल पड़ा हुआ है। उस कंकाल की बहुत सी हड्डियां गल चुकी थीं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बची हुई थीं, जैसे खोपड़ी और पैर का हिस्सा। कंक्रीट को और तोड़ा गया तो उसमें एक कपड़े का टुकड़ा, बालों का एक गुच्छा, एक अंडरगारमेंट्स, चांदी की चेन और कुछ इंडियन करेंसी ही मिली। इन सभी चीजों की फॉरेंसिक जांच के लिए एर्नाकुलम के एक मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। अब डॉक्टर के सामने काफी चुनौती मौजूद थी। उन्हें सबसे पहले तो ये पता करना था कि ये कंकाल किसी मर्द का है या फिर किसी औरत का। मरने वाले की उम्र क्या थी और उसकी मौत का कारण क्या था। इसमें सबसे पहले हड्डियों को रीअरेंज किया गया ताकि उसकी हाइट पता लगाई जा सके। जबड़ों की हड्डियों को रिंग स्ट्रक किया गया ताकि मरने वाले की उम्र और उसकी जेंडर का पता किया जा सके। वैसे जो बालों के गुच्छे मिले थे उससे लग रहा था कि लाश किसी औरत की ही है, लेकिन आजकल लड़के भी लंबे बाल रखते थे, इसलिए बालों से पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि ये किसी लड़के की लाश है या फिर किसी लड़की की। केरल में इस हत्याकांड की खबर तेजी से फैलने लगी थी। चारों तरफ डर का माहौल बन चुका था। लोगों ने इस मर्डर केस के बाद रात में अकेले निकलना बंद कर दिया था। वहीं पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी कि कहीं ना कहीं से उन्हें एक सुराग मिल जाए जिससे वो कातिल तक पहुंच सके और इस केस को सॉल्व कर सके। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केस की पहली लीड मिल जाती है। जांच में पता चलता है कि मरने वाले की हाइट एवरेज थी। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चल गया कि लाश किसी लड़की की ही है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। 3 दिन यानी 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यूं ही चलती रही। हड्डियों से जितनी भी जानकारी मिलनी थी लगभग मिल चुकी थी। अब बारी थी बाकी मिली चीजों की जांच करने की। वहीं पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तभी उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये हत्या नवंबर 2016 से पहले की गई है, क्योंकि मरने वाले के पास जो भारतीय करेंसी मिली थी उनमें से 3 500 के नोट पुराने थे। ये वो नोट थे जो नोटबंदी से पहले इस्तेमाल किए जाते थे। नदी के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वो इस ड्रम को 2016 से देखते आ रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये ड्रम कहीं से बहकर आया होगा, इसलिए किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस को अब तक तो कुछ जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी जानकारी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से बढ़ाया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे CB टॉम। टॉम की गिनती उन ऑफिसरों में गिनी जाती थी जो मुश्किल से मुश्किल केसों को आसानी से सुलझा देते थे। लेकिन जब ये केस उनके पास आया तो पहली बार वो भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि इससे पेचीदा केस उन्होंने अपने करियर में कभी भी नहीं देखा था। 11 जनवरी 2018 की शाम को CB टॉम को एक कॉल आया। ये कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें पैर की हड्डी से 6.6 सेंटीमीटर का स्क्रू बॉसर मिला है। पता नहीं वो आपके केस में काम आएगा या नहीं। हो सकता है विक्टिम का कभी एक्सीडेंट हुआ हो और सर्जरी के समय पर इसे पैर में लगाया हो। इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है कि उसमें क्या लिखा है वो पता लगा सकें।
डॉक्टर ने सेमी टॉम से बोला कि अगर आप इसका कुछ इंतजाम कर सकते हो तो इसका पता लगाया जा सकता है। सेमी टॉम ने फिर जुगाड़ करके हाई रेजोल्यूशन के कैमरे का इंतजाम कर लिया। फिर इसकी मदद से पता लगाया कि स्क्रू बॉसर पर पिटकर लिखा हुआ है। इसी के साथ इस प्रोडक्ट का बैच नंबर भी लिखा हुआ था। पिटकर पुणे एक बेस्ट कंपनी है जो सर्जरी का सामान बनाती है। अब इस कंपनी और इसके क्लाइंट्स के बारे में पता लगाना शुरू किया गया। सेमी टॉम को पता लगा कि पिटकर कंपनी की पूरे केरला में सिर्फ एक ही ब्रांच मौजूद है, वही पूरे केरल में सर्जरी का सामान सप्लाई करती है। इत्तेफाक से यह ब्रांच एर्नाकुलम में ही निकली। सेमी टॉम अपनी पूरी टीम के साथ पुणे पहुंचे और उनसे पूछताछ की। मैनेजर ने बताया कि हम सालों से सर्जिकल सामान की डील कर रहे हैं, अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि ऐसे पता लगाना कि ये सामान हमने कब और किसे बेचा था ये पता लगना बेहद ही मुश्किल है। तब सेमी टॉम ने बताया कि ये कत्ल सितंबर 2016 से पहले किया गया है। उन्होंने 2016 की सारी जानकारी मांगी। फिर ब्रांच ने सारा डाटा खंगाला। फिर पता चला कि उनके यहाँ से कुल 161 स्क्रू बॉसर की डिलीवरी की गई है, जिनमें से 155 स्क्रू बॉसर महाराष्ट्र और गुजरात में डिलीवर किए गए थे। बाकी के 6 एर्नाकुलम के आसपास के इलाके में डिलीवर किए गए थे। फिर पुलिस की अलग अलग टीम इन 6 पेशेंट्स के घर पहुंची, जिनमें से 5 तो पेशेंट आसानी से मिल गए, लेकिन उन्हें एक पेशेंट नहीं मिल रहा था। वो थी 54 साल की शकुंतला। पुलिस फिर उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां शकुंतला का ऑपरेशन किया गया था। हॉस्पिटल में जब सारा डाटा खंगाला गया तो उन्हें शकुंतला के नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन विजिटर्स की लिस्ट में पुलिस को एक नाम कई बार मिला जो कि उनसे मिलने आती रहती थी। वो थी अश्वती दामोदरम। उसका एड्रेस भी वहाँ लिखा हुआ था। पुलिस फिर उसके घर पहुंची। वहाँ उसने अश्वती से शकुंतला के बारे में पूछा। अश्वती ने बताया कि शकुंतला मेरी माँ है, मेरी अब उनसे बात नहीं होती, वो सितंबर 2016 से लापता हैं। पुलिस ने पूछा कि अगर वो लापता हैं तो आपने उनकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं लिखाई। अश्वती ने पुलिस से कहा कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरी माँ मेरे से बात करे या ना करे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरा उनसे अब कोई भी मतलब नहीं है। पुलिस ये सब सुनकर दंग रह गई। पुलिस को इसी के साथ उस पर शक भी हुआ, इसीलिए पुलिस ने उसका चिट्ठा निकालना शुरू किया। पूछताछ के दौरान एक और कहानी सामने आई। पता चला कि अश्वती एक लड़के से प्यार करती थी। शकुंतला को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर भी बेटी ने भागकर उस लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, लेकिन फिर भी ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और दोनों ने 2016 को एक दूसरे को तलाक दे दिया। उधर शकुंतला भी अपने पति से अलग एक किराए के घर में रहती थी। वो लॉटरी के टिकट बेचकर अपना गुजारा करती थी। तलाक के बाद अश्वती ही अपनी माँ के साथ रहने लगी। इन्हीं दिनों शकुंतला अपनी बेटी अश्वती की स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उनकी एंकल सर्जरी हुई। वहीं दूसरी तरफ अश्वती का सजीत नामक युवक से अफेयर शुरू हो गया और उसने उसी के साथ शादी भी कर ली। अब सजीत भी उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया, जिस कारण थोड़े दिनों के लिए अश्वती अपने बच्चों को लेकर पास के लॉज में रहने चली गई, ताकि चिकन पॉक्स उसे या उसके बच्चों को ना हो जाए। लेकिन सजीत अभी भी वहीं रह रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद अश्वती जब वापस घर लौट कर आई तो उसने सजीत से पूछा कि माँ कहाँ है। सजीत ने बताया कि शकुंतला अपनी दोस्तों के साथ दिल्ली चली गई है। इसके बाद का मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। पुलिस ने फिर अश्वती से पूछा कि तुम्हारा पति सजीत कहाँ पर है। अश्वती ने बताया कि जिस दिन उसे माँ के बारे में पता चला कि वो दिल्ली गई हैं, उसी के अगले दिन हार्ट अटैक से सजीत की मौत हो गई। पुलिस को ये बात काफी अटपटी लगी, इसीलिए उन्होंने ये बात अस्पताल में जाकर भी पता लगाया जहां सजीत का इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ, सच में सजीत की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। अब फिर से ये केस पुलिस के लिए और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस ने फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सजीत पहले से भी शादीशुदा था और उसकी एक पत्नी भी है, जबकि अश्वती के साथ सिर्फ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस ने फिर जैसे तैसे सजीत की पत्नी सरिगा का पता लगाया। फिर उन्हें एक और नई कहानी पता लगी। सरिगा ने बताया कि उसकी और सजीत की शादी को 8 साल हो गए हैं, फिर भी उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ।
सजीत को बच्चों से काफी लगाव था, इसलिए उसका अफेयर अश्वती से शुरू हो गया। इस बात का पता जब सरगा को लगा तो सजीत ने उसे यह कहकर मना लिया कि अश्वती की देखरेख के लिए कोई भी नहीं है और ऐसे में हमें उसे सहारा देना चाहिए, इससे उन्हें भी बच्चों का सुख मिल जाएगा। सरगा भी इस बात के लिए मान गई और उसने अश्वता के साथ सजीत के रिश्ते को मंजूरी दे दी। लेकिन जब इस बात का पता शकुंतला को लगा तो वह काफी गुस्से में आ गई। उसने कहा कि वह इस बारे में अपनी बेटी अश्वती को बता देगी। सरगा ने बताया कि मैं और मेरे पति उसकी मां शकुंतला को उनके घर समझाने के लिए भी गए थे। उस समय अश्वता भी एक लॉज में रह रही थी, लेकिन शकुंतला हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी और नाती नातिन को तुमसे दूर कर दूंगी। सरगा ने बताया कि इसके बाद मैं घर आ गई, फिर मुझे आगे कुछ नहीं पता क्योंकि अगले दिन मेरे पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। फिर पुलिस ने सजीत के दोस्तों से पूछताछ की। एक दोस्त ने बताया कि सजीत ने उससे पानी की स्टोरेज के लिए नीले रंग का ड्रम मंगवाया था। वहीं 3 और दोस्तों ने बताया कि उन्होंने सजीत को नीले रंग के ड्रम में कुछ डालते हुए भी देखा था। इसी से पुलिस ने पूरे केस को सॉल्व किया। पुलिस के सामने अब पूरा केस खुल चुका था। पुलिस अधिकारी सीवी टॉम के मुताबिक सजीत को डर था कि जब शकुंतला अश्वती को उसकी सच्चाई बताएगी तो वह उसे छोड़ देगी और अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देगी। इस डर से ही सजीत ने शकुंतला का मर्डर कर दिया। लेकिन उसे इस मर्डर का इतना अफसोस हुआ कि उसने खुद ही केमिकल को निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जैसे ही सजीत ने केमिकल निगला उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आखिरकार सीवी टॉम ने और उनकी पूरी टीम ने इस केस को सॉल्व कर दिया और कातिल का भी पता चल गया कि आखिरकार शकुंतला का कातिल कौन था। जो इस केस की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कातिल का तो पता ही नहीं चलेगा, ये केस यूं ही कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा। लेकिन सीवी टॉम की टीम ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।